मैंने साफ किया, देखो बढ़िया आ रहे। हेलो स्टूडेंट, एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने आवेशों के गुणधर्म और उनसे संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग देखते हैं पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट या बिंदु आवेश का कॉन्सेप्ट। आज हमें समझना है कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। बिंदु आवेश क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस। तो मान लें आपके पास दो आवेशित वस्तुएं हैं, एक है A, इस पर आवेश की मात्रा है Q1। दूसरी आपके पास आवेशित वस्तु है B, इस पर आवेश की मात्रा है Q2। और ये दोनों एक दूसरे से मान लें कि R डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, R दूरी पर पड़े हुए हैं। तो यदि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा हो इनकी त्रिज्या से, A और B की त्रिज्या से यदि R बहुत ही ज़्यादा है, तब हम लोग कहेंगे कि A और B हमारे कौन से आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, यदि A व B की त्रिज्या, यदि A व B की त्रिज्या बहुत ही ज़्यादा छोटी हो किससे, R से, तब ये वाले जो हमारे A और B होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने बिंदु आवेश कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का दिमाग में करना है। अब हमने ये बिंदु आवेश क्यों पढ़ा, क्योंकि जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं प्रकृति के अनुसार। या तो आकर्षण का बल लगाएंगे या कौन सा लगाएंगे, प्रतिकर्षण का। जैसे ये दोनों प्लस प्लस के आवेश पड़े हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर प्लस का होता है, एक माइनस का होता, तो कौन सा बल लगता है इनके बीच में, आकर्षण का बल लगता। तो आप एक बात ध्यान में रखें कि दो या दो से ज़्यादा यदि बिंदु आवेश हैं और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, कुछ दूरी पे पड़े हुए हैं, तब उन दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है। तो स्थिर वैद्युत बल की परिभाषा आप लोगों को दिमाग में आनी चाहिए। दो या दो से ज़्यादा बिंदु आवेशों की मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल जिसको हम कह रहे हैं, उसका परिमाण कैसे निकालें, हम कैसे मतलब उसको मापें कैसे कि ये कितना होगा, 4 न्यूटन होगा या 5 न्यूटन होगा। तो उसको मापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला डिराइव होता है एक नियम की सहायता से। उस नियम को बोलते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ओके, तो क्या समझे आप लोग, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल, उस बल को मापने के लिए हमारे पास एक नियम है। उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं उसको, कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम क्या बोलता है अपने को, पहले हम ये समझते हैं। मान लें आपके पास कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2, R दूरी पे पड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो मान लो कौन सा है, निर्वात है। हमने बिंदु आवेश क्यों लिए, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल जो हमारा है वो स्थिर वैद्युत बल किसके साथ डील करता है, बिंदु आवेशों के साथ डील करता है। उसी प्रकार से जो कूलाम का नियम है वो भी किसके साथ डील करेगा, बिंदु आवेशों के साथ डील करेगा। तो ये बिंदु आवेश रहेंगे इतने। तो अब हम लोग क्या समझें कि कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो भी प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगेगा, उस बल का परिमाण इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों आवेश बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि ये वाले दोनों बल क्या है, छोटे हैं, सॉरी आवेश छोटे हैं, तब बल का परिमाण भी क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका मतलब है। अब इसका स्टेटमेंट आगे बोलता है कि इसी बल का जो परिमाण है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे मतलब r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इसका यदि हम लोग मतलब समझें तो इसका मतलब ये है
कि यदि हम इन दोनों आवेशों को बहुत ही ज़्यादा दूरी पर रखेंगे, इट मीन्स सेम आवेश है अपने पास Q1 और यहाँ पे मैं रखता हूँ Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है R, और यदि R मिनिमम है, यदि R बहुत कम है, तो आप इस रिलेशन से देख सकते हो कि इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये इसका मतलब है। R मिनिमम है तो यहाँ पर जो F0 है वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। अब यदि आप लोग R को क्या कर देते हो, मैक्सिमम कर देते हो, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दूर रख देते हो इनको, R हमने क्या कर दिया, अभी मैक्सिमम कर दिया। अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, हमारा इस अकॉर्डिंग मिनिमम होगा। ये इसका मैथमेटिकल मीन है। अब क्या करें आप लोग, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, मिला दें, 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, मिला दें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा अपने को, F0 समानुपाती Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R²। आपको पता है कि समानुपातिकता का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक लगता है हमेशा। इसमें जो नियतांक लगेगा वो लगेगा अपना 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया, या फोर्स का अपने को फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले का हेल्प करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो आप लोग, इसमें जो 1/4πε0 है, इसको एप्साइलन पढ़ते हैं, एप्साइलन, एप्साइलन पढ़ते हैं इसको। और निर्वात है, निर्वात के लिए 0 लगा दिया इसके नीचे। 1/4πε0 अपना क्या है, नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। यहाँ तक की बात तो चलो ठीक है, अपने को पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो नियतांक लगता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये जो अजीब सा सिंबल है जिसको आप लोग एप्साइलन बोल रहे हो, वो क्या चीज़ है। तो हम लोग बता दें आपको, जो एप्साइलन नॉट है उसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं उसको, निर्वात की विद्युतशीलता। ये एक भौतिक राशि है। ये क्या चीज़ है, भौतिक राशि है जो माध्यम के साथ संबंधित होती है। ये जो विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता वर्ड है, ये किसके साथ संबंधित होता है, माध्यम के साथ संबंधित होता है, माध्यम से संबंधित होता है। माध्यम से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ, माध्यम से संबंधित होने का ये मतलब है कि अब तो हमने इन दोनों के बीच में निर्वात लिया है, तो निर्वात के लिए इसका मान प्रायोगिक रूप से यदि हम लोग देखें तो 8.85 × 10⁻⁻12 और कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे निर्वात नहीं है, निर्वात की जगह कुछ और माध्यम है, तो इसका जो मान होगा एप्साइलन का वो इसके बराबर नहीं आएगा, वो मान अलग हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो विद्युतशीलता है वो किसके साथ संबंधित होती है, माध्यम के साथ संबंधित होती है। ये माध्यम का गुण होता है। विद्युतशीलता किसका गुण होता है, माध्यम का। माध्यम चेंज तो विद्युतशीलता भी चेंज हो जाएगी। और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कैसे आया वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 1/4πε0 अपना क्या है, नियतांक है, समानुपातिक नियतांक। एप्साइलन 0 क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात के लिए इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता जो वर्ड है वो क्या है, विद्युतशीलता एक भौतिक राशि है जो किसके साथ संबंधित होती है, माध्यम के साथ संबंधित होती है। कहने का मतलब हर एक माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लें, सॉरी थर्ड। अब हम क्या करें, यदि मैं 1/4πε0 इसको मैं सॉल्व करता हूँ यदि, क्योंकि ε0 मेरे को पता है 8.85 × 10⁻⁻12, पाई की वैल्यू अपने को पता है 3.14 इंटू 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट है वो क्या रखा था हमने, कूलाम स्क्वायर डिवाइड में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऐसा। तो जब आप इस पूरे फैक्टर को हल करोगे तो उसका मान आपको मिलेगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इस नियतांक को हल करता हूँ तो मेरे को एक अलग वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू थोड़ी आसान है, 9 × 10⁻9। इसलिए मैं इस पूरे फैक्टर को क्या कर लेता हूँ, एक अलग सिंबल बना लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल K से रिप्रेजेंट करूँगा।
1/4πε0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग? कैपिटल के से, और कैपिटल के का मान कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस कारण से क्या होगा, ये 3 नंबर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कन्वर्ट होके के की टर्म में हम उसको लिख देंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर यदि इस फॉर्मूले से हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लिखने की क्या ज़रूरत थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि यदि हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो फॉर्मूला 4 नंबर हमने क्यों डिराइव किया, क्यों लिखा उसको? तो उसका रीज़न ये है कि जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल में जब कैलकुलेशन करोगे तो ε0 की वैल्यू देखो डिवाइड में रखोगे, कितनी रखोगे? 8.85 × 10⁻12। तो गणना करने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यदि आप गणना के लिहाज से देखो तो ये वाली जो वैल्यू होती है के की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻9। तो ये थोड़ी आसान वैल्यू है, इससे गणना क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो फॉर्मूला है कूलाम के नियम का या कूलाम बल का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ईजी हो जाते हैं थोड़े से। क्योंकि यदि आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या आएगी? दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि हमने इस पूरे फैक्टर को ही सॉल्व करके क्या बना लिया? 9 × 10⁹ बना लिया। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लगता है उसके मान को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इधर साइड विद्युतशीलता का मात्रक और विमा। विद्युतशीलता का मात्रक और विमा। तो 11वीं क्लास में आपको मैंने नियम बताया था विद्युतशीलता का मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे। जिस भौतिक राशि का मात्रक चाहिए या विमा चाहिए तो पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें ε0 का मात्रक निकालना है। तो ε0 को एक तरफ कर लो और उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह लग जाएगा फोर्स Q1 Q2 बटा में r²। अब आप इसमें मात्रक रख लें। आपको पता है कि जो Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम क्या बना? कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय F0 क्या है? फोर्स, फोर्स को मापते हो न्यूटन में, डिस्टेंस, डिस्टेंस को मापते हो मीटर में, ऊपर स्क्वायर लगा है तो मीटर के भी लिए क्या लग गया? ऊपर स्क्वायर लग गया। अब इसकी विमा निकालो। विमा निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आप ऊपर क्या है? कूलाम स्क्वायर, और कूलाम की जो विमा होती है, आवेश की विमा होती है, वो होती है एम्पियर इंटू टाइम। एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि जो आवेश है वो व्युत्पन्न राशि है। आवेश कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो आवेश को हम लोग मूलभूत राशि में कन्वर्ट करें तो ये लिख सकते हैं धारा इंटू समय। 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया था। मूलभूत राशि में लिखना चाहें तो धारा इंटू समय। धारा की विमा एम्पियर और टाइम की विमा टी, कैपिटल टी। इसलिए आवेश की विमा को क्या लिखोगे? एम्पियर इंटू टाइम। कूलाम के ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी क्या लग गया? अपना स्क्वायर लग गया। अब न्यूटन मतलब बल, बल की विमा कितनी होती है? m1 L1 T-2। इसी टाइप से मीटर स्क्वायर मतलब L²। इसको आप लोग सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? m ऊपर जाएगा तो m-1, L कितने बन जाएंगे ऊपर जा करके? -3, और t की पावर कितनी बच जाएगी ऊपर जा करके? 4, और a की पावर कितनी बनेगी? 2। ये इसकी क्या बनी? हमारी विमा। अब आप यदि इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखो तो इसमें हम लोगों ने जो फोर्स निकाला है वो कौन से माध्यम के लिए निकाला है? निर्वात के लिए। तो यहाँ पर जो विद्युतशीलता लगी है वो भी किसकी विद्युतशीलता लगी है? निर्वात की विद्युतशीलता। यदि मैं यहाँ पर कुछ और माध्यम रख देता, मान लो यहाँ पे कोई माध्यम होता, तो यहाँ पर जो विद्युतशीलता लगती वो किसकी लगती? माध्यम की लगती या निर्वात की लगती? तो हमारा आंसर है किसकी लगती? माध्यम की लगती। जो यहाँ पे होगा आवेशों के बीच में उसी की विद्युतशीलता यहाँ पे लगानी है आपने। तो यदि मैं निर्वात से माध्यम में जाऊँ तो विद्युतशीलता चेंज होगी, और विद्युतशीलता यदि चेंज होगी तो फोर्स का मान भी क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच में जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस पर। यदि हम आवेशों के मध्य का माध्यम चेंज कर दें तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है।
अब हमें ये देखना है कि स्थिर वैद्युत बल का मान माध्यम में जाकर के घटता है या बढ़ता है। यदि घटता है तो कितना घटता है और यदि बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। इसका हम लोग आंसर अगले वीडियो में चेक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।